कंस्ट्रक्टर की कहानी की। चलिए, आप सब लोगों ने बच्चों पढ़े हुए भी हैं, थोड़ा सा हम आप लोगों से जानना चाहेंगे कंस्ट्रक्टर की थोड़ी सी कोई डेफिनेशन बताए। सिर्फ 3 चीजें मत बोलना, मैंने उस दिन भी कहा था, शायद नहीं कहा था तो आज कहता हूँ। कंस्ट्रक्टर का रिटन टाइप नहीं होता है, कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम पे होता है, तो है ना, और इसे हम एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं कर सकते हैं। ये 3 लाइन छोड़ के कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन बनाने की कृपा करें। ये 3 लाइनें कोई नहीं बोलेगा। आज आप बताइए, अब ये बोलेगा कंस्ट्रक्टर आई यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट, ये बोलेगा बैठ ओके, क्या करोगे इसका? ओके, हाँ बेटा चलो, स्पेशल टाइप ऑफ मेथड, बिल्कुल आगे जवाब दें। ओके, डिफॉल्ट वैल्यू, ओके, और कोई और कोई डेफिनेशन देना चाहो बच्चों कंस्ट्रक्टर की? बस बोले तो मैंने मना कर दिया, बोलना तो पाप है। और कोई लॉजिक बताओ? हाँ बोलो बेटा, कोई लॉजिक नहीं पढ़ा अच्छे वाले कंस्ट्रक्टर? झूठ बोले काला कौवा काटे, पढ़े कंस्ट्रक्टर तो पढ़े हैं बेटा, पहले कुछ तो बोलो जो जानते हो। स्पीक अप समथिंग, वेदर इज रॉन्ग वेदर इज राइट। एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए, है ना, कमांडिंग पावर। ग्रुप डिस्कशन जानते हो होता है, उसमें क्या चेक करते हैं? सिर्फ वो बोल सकता है या नहीं, 4 लोगों को अपने नीचे दबा सकता है या नहीं। वो ये नहीं देख रहे आप गलत बोल रहे हो या सही, वो ये देख रहे हैं बोल रहा है, बोल रहा है, बोलने की पावर है उसके अंदर। गुस्सा कर दी जो हुआ देखा जाएगा। चुप बैठने से तो बिल्कुल ही निकाल देगा ना, बोलने से निकाला, सेटिस्फेक्शन तो है, ट्राई तो किया है ना। तो तुमने कंस्ट्रक्टर पढ़े, व्हाट एवर यू नो स्पीक आउट, राइट या रॉन्ग, वो मैं ठीक कर दूंगा, उसमें क्या है। कुछ तो बोला बच्चा एटलीस्ट, है ना, इनिशिएटिव तो लिया। अब ऐसे थोड़ा ना बी अ गुड लिसनर। गुड लिसनर कभी सक्सेसफुल नहीं होते, गुड स्पीकर होते हैं, है ना। मैं बहुत बोलता हूँ ना, गुड स्पीकर अच्छा हूँ ना। और कोई बताना चाहे? बोलो टोपी साहब। हाँ, ऑब्जेक्ट को मेमोरी प्रोवाइड करता है तो न्यू ऑपरेटर क्या करता है? थोड़ा मामला डेंजरस है जी। ओके, जावा में ना बिना कंस्ट्रक्टर के भी इनिशियलाइज हो जाओगे, फिर कंस्ट्रक्टर का की जरूरत। क्लास में लिखते हैं टीचर एक्सटेंड ना हो है क्या करेगा कंस्ट्रक्टर का? नहीं जरूरत मारे, बिना उसके भी इनिशियलाइज हो लिया, इफ क्या करेगा? और कुछ? और कुछ? एक, दो, तीन। चलिए मैं बताता हूँ। कंस्ट्रक्टर के कई तरीके से यूज किया गया है ना साहब। हम नीड क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ बेटा, कि उन लोगों के दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट आया होगा जिस कॉन्सेप्ट को उन्होंने इम्प्लीमेंट करने के लिए कंस्ट्रक्टर नामक क्रिया को बना दिया, है ना साहब। तो हम एक सिनेरियो जनरेट करते हैं, ठीक। एक्चुअली में
कंस्ट्रक्टर को बनाने के पीछे जो राज की बात थी वो ये थी कि दे वांटेड टू परफॉर्म सम काइंड ऑफ ए कॉमन टास्क ऑन ईच ऑब्जेक्ट। मेन फंडा क्या था? इट कुड बी एनी टास्क, मे बी वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, मे बी सम अदर टास्क, मे बी सम अदर टास्क, है ना सब। और वो चाहते थे कि दिस टास्क शुड बी डन ऑन ईच ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली, वरना आई समझाता हूं इसकी कहानी। दे वांटेड टू परफॉर्म सम कॉमन टास्क ऑन ईच ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? चलिए देखिए कि एग्जाम्पल देता हूं। मान लिया आपके कॉलेज में एक टीसीएस कंपनी आ गई तो आ गई साहब, उसने इंटरव्यू ले लिया, अब ले लिए तो ले लिए साहब, आपका सिलेक्शन हो गया तो हो गया साहब, अच्छे तक हो जाए जैसे टीसीएस कैसे की जाएगी। चलिए साहब बेटा, आप लोगों का सिलेक्शन हो गया, मान लिया 50% आपके कॉलेज से सिलेक्ट हो गए। अब टीसीएस वालों ने सोचा चलो आपकी डिटेल ले ली, उन्होंने सोचा अपने कंप्यूटर में इन्हें एंटर कर देते हैं आपकी डिटेल। इज इट क्लियर? तो उन लोगों ने एक एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, इवन उसमें आपका नाम डाला था, आपकी सैलरी डाली, आपका अपना नाम, एड्रेस, सारी इन्फॉर्मेशन डाली, कॉलेज का नाम, डेजिग्नेशन। जब उन्होंने सैलरी डाली तो सैलरी डाली उन्होंने 15,000, है ना साहब। दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, नाम अलग था, डेजिग्नेशन वगैरह सब डाला, फिर सैलरी डाली तो फिर 15,000। उन्होंने देखा यार ये इनिशियली ये जो ऑब्जेक्ट पैदा हो रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट हम लेके आए हैं, इन सब की ऑब्जेक्ट की सैलरी कॉमन है। कैसी है? इनिशियली 15,000 है ना। तो क्यों हम सबकी बार बार सैलरी 15,000 डाल रहे हैं? कुछ ऐसा हो यार, ऑब्जेक्ट पैदा हो और सैलरी में 15,000 चला ही जाए, हमें बार बार डालने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि ये काम हमें हर ऑब्जेक्ट के लिए करना है, क्योंकि सबके लिए ये काम अभी कॉमन है, कॉमन टास्क है। इज इट क्लियर? दिख रहा होगा आपको। वो चाहते हैं कि जैसे ही ऑब्जेक्ट पैदा हो पहले ही ऑब्जेक्ट की सैलरी में क्या आ जाए? 15,000 आ जाए मेरे बच्चों, क्योंकि वो जानते हैं, और वो चाहते हैं तो इस काम को स्टैटिक डेटा मेंबर से कर सकते थे। भैया स्टैटिक डाल के 15 डाल दो, सबकी सैलरी कितनी हो गई? 15। मगर एक बच्चे ने बहुत मेहनत करी, 6 महीने बहुत मेहनत करी, उसकी सैलरी 30 हो गई, पता लगा सबकी 30 हो गई। क्यों? क्योंकि स्टैटिक डेटा मेंबर तो सबके लिए कॉमन है ना मेरे बच्चों, वो तो मेमोरी केवल एक बार लेता है, तो भैया उसे चाहकर भी स्टैटिक नहीं ले सकते, क्योंकि आगे जाके सैलरी वेरी कर सकती है। जो बच्चा जितना मेहनत करेगा उसी हिसाब से उसे प्रमोशन मिल जाएगा। आगे मेरी बात समझ में सबको अच्छे से? तो क्या हम उसे स्टैटिक ले सकते हैं बेटे? अगर सैलरी एक की बढ़ने से सबकी बढ़ानी होती तो कहानी समझ में आ जाती, लेकिन ऐसा है नहीं। सो उन्होंने कहा नहीं भाई, अभी इनिशियली तो सबकी 15 है, शुरू में तो ऑब्जेक्ट बनते ही सबको 15 देनी है, बाद में चेंज होनी है, इसलिए हम इसे स्टैटिक नहीं रख सकते। अब कहा यार ये काम किया जाए तो कहाँ किया जाए? या वो चाहते थे कि जैसी एक ऑब्जेक्ट पैदा हो हर ऑब्जेक्ट को कॉमन रिसोर्सेज मिल जाए, जैसी हर ऑब्जेक्ट पैदा हो उससे डेटाबेस से कनेक्शन होके मिल जाए। कॉमन टास्क है ना, हर ऑब्जेक्ट के पैदा होते ही उसको क्या चाहते हैं? डेटाबेस का कनेक्शन देना चाहते हैं। यानी कि उनके दिमाग में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि दे वांटेड टू परफॉर्म ऑन ईच ऑब्जेक्ट, है ना। ऐसा नहीं है कि सबसे करना, अब इसका उनके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आ गया कि भाई कुछ ऐसी कॉमन चीजें हैं, मे बी कॉमन रिसोर्सेज, मे बी सम वेरिएबल की वैल्यू सारे ऑब्जेक्ट की कॉमन देनी हो, जिसे आप ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन कहते हैं। मे बी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, वो चाहते हैं हर ऑब्जेक्ट को डेटाबेस से कनेक्शन मिले, या जैसी ऑब्जेक्ट पैदा हो इसे उस डेटाबेस से डेटा पहले ही मिल जाए, काइंड ऑफ इट। सब कॉमन टास्क दे वांटेड टू परफॉर्म ऑन ईच ऑब्जेक्ट। अब उनके दिमाग में कॉन्सेप्ट आ गया, चलिए इसको इम्प्लीमेंट करने। उन्होंने कहा भैया जावा की क्लास में तो कोई भी काम किसी फंक्शन के अलावा कहीं हो नहीं सकता, तो चूज तो उन्हें फंक्शन ही करना पड़ेगा। उन्होंने एक नॉर्मल फंक्शन उठाया मेरे बच्चे, और उसके अंदर वो टास्क परफॉर्म कर दी ना। अब उन्होंने ये नोटिस किया कि पहले ऑब्जेक्ट बनेगा और अगर उस पर ये फंक्शन चला तो उसको ये फैसिलिटी मिलेगी, अगर उस पर ये फंक्शन किसी ऑब्जेक्ट पे नहीं चलाया तो वो ऑब्जेक्ट को तो ये फैसिलिटी नहीं मिल पाएंगी। वो चाहते नहीं यार, इट मस्ट बी डन ऑन ईच ऑब्जेक्ट, whatever the task we wanted to perform, it must be done on each object. उन्होंने कहा अगर हमने इस फंक्शन को एक्सप्लिसिटली कॉल करवाते हैं ऑब्जेक्ट से, फिर तो उसकी मर्जी है, वो कॉल करेगा तो उस पर काम होगा, और वो कॉल नहीं होगा तो उस पर काम नहीं होगा। उनके दिमाग में आ गया ये कॉन्सेप्ट। मगर नहीं यार ऐसा कुछ नहीं करते, तो गड़बड़ हो जाएगी।
एक काम करते हैं, और ये भी पक्की बात है कि फंक्शन के बाहर तो हम कोई कोड लिख नहीं सकते मेरे बच्चों, ये भी पक्की बात है। दे कैन नॉट राइट एनी कोड आउटसाइड द फंक्शन, जो कि अलाउड ही नहीं है। अब क्या करें? उन्होंने कहा यार कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। ये फंक्शन को अगर हम एक्सप्लिसिटली कॉल करवाते हैं, एक प्रॉब्लम तो ये आई कि वो उस ऑब्जेक्ट में चलेगा तो काम होगा, और दूसरा उस जालिम ऑब्जेक्ट ने 10 बार चला दिया उस फंक्शन को, तो उसे तो वो चीजें कितनी बार मिल जाएंगी? 10 बार मिल जाएंगी। नो, वो चाहते थे कि मेरा एक हर ऑब्जेक्ट पे कॉमन टास्क परफॉर्म हो और ओनली वंस एक बार हो, जिसमें बहुत सारे काम हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि डेटा मेंबर है, कॉमन वैल्यू डालनी हो, डेटाबेस से कनेक्ट करना हो, नेटवर्क से डेटा उठा के लेके आना हो, कोई मैसेज भेजना हो और ऑब्जेक्ट को पैदा होते ही एक मैसेज मिल जाए, काइंड ऑफ अ थिंग, एनी टास्क। तो उन्होंने कहा करना तो ये काम फंक्शन में पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, हम फंक्शन में काम करते हैं और इस फंक्शन से एक फीचर छीन लेते हैं कि यूजर को इसको एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं करने देंगे, जिससे कि वो इसे बार बार कॉल ना कर सके। चलिए सर, तो उन्होंने एक स्पेशल काइंड ऑफ ए फंक्शन बना दिया, जो आप लोगों ने कहा भी था, जिसमें उन्होंने अपनी पसंद का काम करवा दिया। अब उन्होंने कहा भैया यूजर इसको अपनी पसंदीदा लोकेशन पे खुद तो कॉल कर नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने ये फीचर तो उसमें से छीन लिया। अब कहानी आई कि भैया यूजर से कॉल नहीं करवाना चाहते इसको एक्सप्लिसिटली, तो यूजर को पोजीशन हम बता देते हैं, यूजर को पोजीशन हम बता देते हैं, जिससे कि वो वहां पे इस फंक्शन को लिख देगा और ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, है ना। क्योंकि उनके दिमाग में कॉन्सेप्ट था कि जैसी ऑब्जेक्ट पैदा हो उसके पास सर्टेन रिसोर्सेस आ जाए। अब या तो ऑब्जेक्ट के पैदा होने के बाद काम करो, है ना, तो हमें अलग अलग फंक्शन के ऊपर वो फंक्शन कॉल करना पड़ता है हर ऑब्जेक्ट पे। तो उनके दिमाग में कॉन्सेप्ट आया कि यार हमें ये काम हर ऑब्जेक्ट के पैदा होते ही सब पे करवाना है, क्योंकि यूजर से हमने इस फंक्शन को कॉल करने को मना कर दिया, क्योंकि ऑब्जेक्ट के पैदा होते ही उसको ये काम कराना है। तो उन्होंने सोचा क्यों ना एक काम किया जाए, ये जो न्यू ऑपरेटर है इससे ऑब्जेक्ट पैदा होता है, इससे ऑब्जेक्ट पैदा होता है बच्चों, तो क्यों ना इस फंक्शन को ठीक इसके बाहर लिखवा दिया जाए, है ना। तो जैसे ऑब्जेक्ट पैदा होगा लिखेंगे फंक्शन हम ही, कॉल करते हुए लिखते तो हमेशा हम ही है, पर हमारी पसंद की पोजीशन नहीं होगी। जबकि नॉर्मल फंक्शन को बेटे जहां से चाहो वहां से कॉल कर सकते हो, जिस पोजीशन से चाहो वहां से, क्योंकि वो तो चीज हमसे छीन ली ना इन्होंने। तो कहा भैया पोजीशन तुम्हारी पसंद की नहीं होगी, अब तुमको यही लिखने का पड़ेगी, मजबूरी है। उन्होंने हमारे साथ रूल बना दिया तो लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया शो। तो होगा क्या, जैसी ये लाइन चलेगी पहले न्यू ऑपरेटर मेमोरी एलोकेट करेगा, उसके बाद जहां फंक्शन लिखते हो वहीं से एग्जीक्यूट, तो ये फंक्शन चल जाएगा, चला देगा आपका जेवीएम को तो फंक्शन की कॉलिंग चाहिए, वो उसे एग्जीक्यूट कर देता, वो चला देगा इसको। चलिए साहब, पोजीशन तय हो गई। अब दूसरी कहानी आई, दूसरी कहानी ये आई उनके सामने, ये जो न्यू ऑपरेटर है ये रोने लगा। इसने कहा साहब आपने मुझे यूज तो कर लिया, है ना, मुझे ये तो बताओ, मैं मेमोरी एलोकेट करता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मगर कितनी करूं, किसके लिए करूं? मैंने पहले ही बताया था ये तो कारपेंटर है साहब, डी ऑपरेटर इज कारपेंटर, ये तो भैया विंडो बनाता है, डोर बनाता है, हाइट एंड विड्थ तो आप बताओ अपने घर के हिसाब से, वरना मेरा क्या, मैं तो इस तरह डोर बना दूंगा, लगा लो अपने घर से, लगा लो अपने घर में, मेरा क्या जा रहा है, आपको बतानी पड़ेगी ना। तो उन्होंने सोचा कि ये फंक्शन हम इसके सामने कॉल करवा रहे हैं, तो क्यों ना इसी फंक्शन से इसको इंडिकेशन दिलवा दे कि तुझे इस पर्टिकुलर क्लास के लिए क्या बनानी है, मेमोरी एलोकेट करनी है। तो इन्होंने दूसरा रूल बनाया, क्यों ना इस फंक्शन का नाम किसके नाम पे रख दिया जाए, क्लास के नाम पे रख दिया जाए, है ना। इसलिए अगर मेरी एक एम्प्लॉई क्लास है, हो गया काम। चलिए साहब, अब पता है एक्चुअली में होता क्या है, अब दो चीजें हो गई। पहला रूल था कि इसे एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते बता दिया। दूसरा रूल था इसका नाम क्लास के नाम पे क्यों है, ये बता दिया। तीसरी चीज सुनो, उन्होंने इसका रिटर्न टाइप देने से मना किया, हमें मना किया कि नहीं बना, क्यों मना किया ये भी सुनो साहब, जो अभी इस बच्चे ने बोला भी था, क्या कि न्यू ऑपरेटर को पता लग गया इतनी मेमोरी एलोकेट करनी है। चलिए हाँ, मेमोरी एलोकेट हो गई, न्यू ऑपरेटर ने इसका रेफरेंस आईडी जनरेट कर दिया। अब न्यू तो एक ऑपरेटर है, ऑपरेटर कैन नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। अब ये वैल्यू हमें थमानी थी इसी वेरिएबल के अंदर, तो वैल्यू तो किसी ना किसी फंक्शन से ही रिटर्न होती है कि नहीं होती है। तो सोचा भैया ये तो रिटर्न कर नहीं सकता, तो क्यों ना एक काम करें,
जैसे न्यू ऑपरेटर चलता है ये मेमोरी एलोकेट कर देता है, डेटा मेंबर पैदा हो जाते हैं। फिर ये क्या करता है बेटे, इस लोकेशन के रेफरेंस आईडी को इस फंक्शन के अंदर एज ए आर्गुमेंट पास करता है, और हर कंस्ट्रक्टर के अंदर भी उसी क्लास का एक रेफरेंस वेरिएबल जाता है, किस नाम से, दिस। तो ये किस में कैच किया जाता है, दिस में। भाई सोचो ना, कंस्ट्रक्टर के अंदर उस ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर यूज कर रहे हो, और मैंने लास्ट क्लास में चीख के पढ़ाया था, दुनिया में कहीं भी किसी ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर एक्सेस होंगे तो रेफरेंस आईडी तो ये कंस्ट्रक्टर भी तो फंक्शन ही है, इसमें भी अगर डेटा मेंबर एक्सेस हो रहे तो कैसे, इसके पास भी हमारे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आईडी होना चाहिए। तो कंस्ट्रक्टर के बेटे जब आप रेफरेंस एक्सेस करते हो डेटा में, तो वो भी इम्प्लिसिट किससे एक्सेस होते हैं, इससे होते हैं। आई मेरी बात समझ में? तो कंस्ट्रक्टर को कॉल करते वक्त उसके अंदर ये दिस में रेफरेंस पास कर दिया, आ गया। तो आपने x इक्वल टू 10 का, तो इंटरनली उसके पीछे क्या लगा, दिस डॉट एक्स। सारी लाइन चलाने के बाद लास्ट में रिटर्न दिस करा दिया गया। क्या रिटर्न करा दिया गया, दिस रिटर्न करा दिया गया। वो आ गया और हमने उसी टाइप के एक रेफरेंस वेरिएबल में उसे कैच कर लिया। ऐसे होता है काम। वरना सोचो, रूल तो रूल है, कंस्ट्रक्टर भी एक फंक्शन है, और एक फंक्शन में एक ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर एक्सेस कर रहे हैं, और वो तो एक मेमोरी है। तो जब तक उस मेमोरी लोकेशन पे जाएंगे नहीं, उसके डेटा मेंबर एक्सेस होंगे तो होंगे कैसे, वही वाला रूल। इंस्टेंस फंक्शन में भी कैसे यूज होते थे, पहले वहां पे क्या बचाया जाता था, रेफरेंस आईडी। और अगर कंस्ट्रक्टर में भी यूज हो रहे हैं डेटा मेंबर, तो कैसे, पहले वहां क्या बचाया गया, रेफरेंस आईडी। भाई मेरी कुछ कहानी समझ में आप लोगों को? इसीलिए क्योंकि उन्होंने कंस्ट्रक्टर से बेटे करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आईडी रिटर्न करा दिया, इसलिए उन्होंने कहा अगर आपने भी रिटर्न दे दिया, अ फंक्शन कैन नॉट रिटर्न मोर देन 1 वैल्यू, जो कि एक हार्डकोड रूल है बेटे। तो कहा एक फंक्शन से 2 वैल्यू रिटर्न तो हो नहीं सकती, तो क्यों ना प्रोग्रामर के ऊपर बम फोड़ो, भैया 2 वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता, क्योंकि हम अंदर से कर रहे हैं। तो देगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गड़बड़ ज्यादा हो जाएगा। तो आई समझ में? इसीलिए कंस्ट्रक्टर बनाए गए, है ना, इसीलिए पोजीशन चूज की गई यहाँ पर। क्यों? क्योंकि दे वांटेड टू परफॉर्म सम कॉमन टास्क ऑन ईच ऑब्जेक्ट। अगर वो होना चाहिए था, और ऑब्जेक्ट के पैदा होते ही, क्योंकि अगर वो बाद में करवाएंगे फिर तो भैया उस एक्सप्लिसिटली फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट पैदा कहाँ होता है, न्यू ऑपरेटर के से, इसलिए उसके सामने ये पोजीशन चूज की गई, है ना। अब कोई भी कॉमन टास्क हो बेटे जो हर ऑब्जेक्ट पे करना चाहते हो, नॉट ओनली द इनिशियलाइजेशन, नॉट ओनली दैट, जो हमें गलतफहमी है बुक्स में इतना लिख के छोड़ देते हैं, कंस्ट्रक्टर आर यूज्ड टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स में इनिशियल वैल्यू डालने के लिए यूज किए जाते हैं। कोई डॉक्टर ने कहा कुछ और काम करोगे तो मना करेगा। और आज हम जावा में कंस्ट्रक्टर के अंदर ऑब्जेक्ट के इनिशियलाइजेशन को छोड़ के बाकी सारा काम करते हैं वो ही नहीं करते हैं। आगे मेरी बात समझ में? हम GUI बनाते हैं, हम डेटाबेस कनेक्शन, हम IO नेटवर्क, बहुत सारे रिसोर्सेज हर ऑब्जेक्ट को अवेलेबल कराने की कोशिश करते हैं वाया कंस्ट्रक्टर। कि ऑब्जेक्ट पैदा हो उसे ये चीजें मिल जाए और वो यूज कर ले, ऑब्जेक्ट पैदा हो उसे ये चीजें मिल जाए और वो इन्हें यूज कर ले, और वो हर ऑब्जेक्ट को मिलनी चाहिए। तो ऐसा काम कराने के लिए क्या बनाए गए, कंस्ट्रक्टर। बाकी रूल क्यों डाले वो आप जानते ही हो, क्यों न्यू ऑपरेटर के सामने कॉल किया गया, क्यों इसका नाम क्लास के नाम पे रखा गया, और क्यों इसकी रिटर्न टाइप को देने से मना किया गया। तीनों के साथ मैंने वाई लगाया है ना। अब यहाँ पे एक बड़ा प्यारा सा इंटरव्यू क्वेश्चन है जिसका आंसर आज तक दुनिया में किसी के पास नहीं। कंस्ट्रक्टर फंक्शन है ना, नॉन प्रॉपर्टी है कितने हाँ पढ़ा कौन से सब्जेक्ट, कौन रविंद्र सर? हाँ भाई उस आड़ू से पूछियो जाके स्टैटिक फंक्शन में दिस कीवर्ड यूज नहीं होता, इसमें कैसे होगा ये? अब तो दिस कहाँ से आ गया, स्टैटिक में दिस यूज करे हैं।
ये तो फट्टेबाजी है बेटा, फट्टेबाजी। मैंने कहा था आज भी इस पे कॉन्ट्राडिक्शन है ना। ना ये स्टैटिक है ना ये नॉन स्टैटिक है। क्या करें? अगर स्टैटिक कहते हैं क्योंकि ये बिना किसी ऑब्जेक्ट के कॉल हो रहा है इसलिए उसने स्टैटिक बोल दिया, फिर इसमें दिस कहां से आ गया? तो फिर भाड़ों को ये नहीं पता कि अंदर दिस आता कैसे है, इसलिए उसने फट्टू मार दिया। उससे पूछिए सर स्टैटिक फंक्शन में दिस कीवर्ड तो यूज होता ही नहीं, और दिस किसमें होता है? नॉन स्टैटिक में। तो ये कैसा हो गया? कैसा हो गया? नॉन स्टैटिक। कैसा हो गया? नॉन स्टैटिक। तो दोनों ही बातें हैं। तो मुझे नहीं आंसर मिलता आज तक इसका कि ये स्टैटिक है या नॉन स्टैटिक, क्योंकि हमें दिखता है कि ये बिना किसी ऑब्जेक्ट के चल रहा है, इसलिए तो हम कह देते हैं ये चीज है स्टैटिक। क्योंकि कोई भी फंक्शन अगर बिना ऑब्जेक्ट के चलता है तो कैसा होता है? स्टैटिक, इम्प्लिसिट। उसने बता दिया, मान लिया था। फिर हमने ये भी तो पढ़ा है कि स्टैटिक फंक्शन में दिस कीवर्ड यूज इसमें तो होता है। फिर क्या करूंगे बोलो? और ये हम जानते हैं कि दिस कीवर्ड किसमें यूज किया जाता है? इंस्टेंस फंक्शन में। इसका मतलब ये कैसा हो गया? इंस्टेंस हो गया? नहीं, कॉन्ट्राडिक्शन है आज भी, कॉन्ट्राडिक्शन है आज भी। मगर इसकी तरह 90% लोग इम्प्लिसिट इसे स्टैटिक मान के चलते हैं। पढ़ाते भी यही है कि कंस्ट्रक्टर्स आर इम्प्लिसिट स्टैटिक, बट मैं नहीं पढ़ाता क्योंकि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, क्योंकि ये दुनिया की किसी किताब में नहीं लिखा है। कंस्ट्रक्टर के बारे में ना तो कोई किसी किताब में लिखा, ना उसकी जो स्पेसिफिकेशंस होती है उसमें कहीं ऐसा लिखा है। और जब कहीं लिखा ही नहीं तो किसी के दिमाग के खलल को क्यों पढ़ाऊं? है ना? इफ इट इज रिटन समवेयर, आप लोगों ने भी बहुत सारी किताब पढ़ी होंगी, C++ कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ा होगा, किताब में लिखा हुआ मिला? नहीं मिला बेटा, है ना? कोई किताब कहे, कोई राइटर कहे, कोई बुक्स बनाने वाले, स्पेसिफिकेशन बनाने वाले कहें, अगर ऐसा होता तो ये बहुत कॉमन चीज नहीं हो जाती? जगह जगह लिखी मिलती है किताब में, नहीं लिखी मिलती ना बेटा। पॉलीमॉर्फिक जगह जगह लिखा होता है, वन नेम मैनी फॉर्म। हर किताब लिखती है वन नेम मैनी फॉर्म, लिखती है ना, क्योंकि एक्चुअल डेफिनेशन ये है। और अगर कंस्ट्रक्टर इम्प्लिसिट होते स्टैटिक तो हर किताब लिखती कंस्ट्रक्टर्स आर इम्प्लिसिट स्टैटिक। नोबडी राइट्स। काहे? इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दुनिया से छुपाने की जरूरत क्या है? क्योंकि ये कहीं रिटर्न नहीं है, ये सिर्फ पढ़ाने वालों का खलल है। इसकी शक्ल देख के कि कंस्ट्रक्टर्स आर इम्प्लिसिट स्टैटिक, फिर वही मेरा तो फंडा वही है। तो इसमें दिस कहां से आ गया? और कंस्ट्रक्टर में दिस बखूबी यूज होता है। भैया जहां भी डेटा मेंबर जाएंगे वहां तो चाहिए। अब सुनो, मैं प्रूव करता हूं। आप जानते हो जब भी कोई फंक्शन ऑब्जेक्ट से चलता है उसी ऑब्जेक्ट को एज ए रेफरेंस पास किया जाता है। इसका मतलब ये फंक्शन भी किससे चलाया गया? उसी रेफरेंस आईडी से जो न्यू ने जनरेट किया, यानी कि ऑब्जेक्ट से चला, तभी तो रेफरेंस आईडी से पास किया गया। इसका मतलब फंक्शन ये कैसा हो गया? नॉन स्टैटिक। बट लगाई तो नहीं हुआ इसके पीछे, एक्चुअली में चला तो ये रेफरेंस आईडी से ही है। क्योंकि आप क्लास में तो इसे लिखोगे न्यू से रेफरेंस ऑब्जेक्ट पैदा हो गया, रेफरेंस आईडी पैदा हो गया, और उसी रेफरेंस आईडी से ही ये चला, तभी तो उसके अंदर क्या पास किया गया? इसमें जैसे हम नॉर्मल टी डॉट करते हैं तो वही रेफरेंस में पास कर दिया जाता है। क्योंकि स्टैटिक फंक्शन बिना ऑब्जेक्ट के चलता है तो उसके पास आपका ऑब्जेक्ट होने का सवाल ही नहीं उठता, तो दिस पास कैसे करेगा? बोलो। यहाँ तो ये प्रूव लग रहा है कि ये किससे चल रहा होगा? ऑब्जेक्ट से। ये कैसा हो गया? नॉन स्टैटिक। लेकिन फिर भी मैं इस चीज को कहूंगा नहीं, आई एम नॉट डेट श्योर, क्योंकि कहीं मेंशन नहीं है बच्चे। अगर कहीं मेंशन होता तो मैं जरूर पढ़ाता। ठीक, तो ये दोनों ही दिखता है। लगता है कि क्योंकि दिस पास हो रहा है, दिस तभी पास होता है जब कोई फंक्शन ऑब्जेक्ट से चलता है, ये भी हम जानते हैं। इसका मतलब ये फंक्शन किससे चला? ऑब्जेक्ट से। लेकिन दिखने में लगता है कि ये स्टैटिक है क्योंकि बिना किसी ऑब्जेक्ट के चल रहा है। अब ये कहना पड़ेगा इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट से चलता है। मैं चाहूं तो प्रूव करके जीत सकता हूं, किसी से भी जीत सकता हूं कि कंस्ट्रक्टर्स आर नॉन स्टैटिक। कह सकता हूं इम्प्लिसिट ये उसी रेफरेंस आईडी से चला है जो न्यू ने जनरेट किया, जिससे कि वही रेफरेंस आईडी इसके अंदर दिस के रूप में पास कर दिया गया, और वो हो रहा है। मेरे को कोई नहीं हरा सकता इस लॉजिक पे, आपको भी नहीं हरा सकता। पर आप उसे हरा जाओगे अगर उसने कह दिया स्टैटिक। स्टैटिक है तो किसका से आ गया? स्टैटिक तो बिना ऑब्जेक्ट के चलता। इसका मतलब बिना न्यू के भी ईएमपी के लिख तो चल जाएगा।
बोलो बोलो बोलो, इसका मतलब मैं कहीं भी ईयर पे लिख तो चल जाएगा, मेरा स्टैटिक है तो है कि नहीं? दैट इज द पॉइंट। तो अभी भी कॉन्ट्राडिक्शन है, नहीं जबता। मुझे नहीं पता, आज भी किसी बुक में एक्सप्लिसिटली नहीं लिख रहा है साफ साफ शब्दों में कि वेदर दे आर स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। तो फिलहाल इन्हें जैसी है वैसी है। तो आपसे अगर पूछे सही सर आई एम नॉट श्योर, उसको रीजन से बताओ। सर जनरली people says it is a static because the function is called without any object, but because we are using a this keyword, and just because of this keyword it is a non-static, because this keyword cannot be used in any static function। आप नॉर्मल स्टैटिक बनाओ, उसमें दिस यूज करो, चलता है। अगर ये एक्सप्लिसिट स्टैटिक होगा तो स्टैटिक के रूल तो फॉलो होंगे ही। चलिए साहब, तो ये तो हुई इसकी बनाने की, पैदा होने की कहानी, वाई वाली कहानी। अब हाउ वाली कहानी पे आ जाए, इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, है ना। पहले इन लोगों ने कंस्ट्रक्टर को दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया। एक होता है बेटा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक होता है पैरामीटराइज। दो ही कंस्ट्रक्टर होते हैं जावा में। डिफॉल्ट एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें कोई आर्गुमेंट पास नहीं होता, पैरामीटराइज एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें आर्गुमेंट पास होते हैं। सो सिंपल, वेरी वाला सिंपल, है ना साहब। बट जावा से पुरानी लैंग्वेजेस में एक टाइप का चिड़िया और होता है जिसे कहते हैं बेटे कॉपी कंस्ट्रक्टर। सुना सुना। अब जावा में कोई कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं होता, तो बट उसे कॉपी नहीं कहते। सुनिए बेटे, अभी मैं आपको चला के दिखाऊंगा, बना के दिखाऊंगा रोल भाई। कॉपी कंस्ट्रक्टर हम जब भी बनाते हैं तो हमेशा उसके अंदर एक आर्गुमेंट पास करके बनाया जाता है। तो जावा ने का जब आपने आर्गुमेंट कह दिया, डाल दिया, तो मैंने इसको पैरामीटराइज बोल दिया। इट मींस इट इज अ फर्स्ट पैरामीटराइज। सो व्हाई यू आर गिविंग अ सेकंड नेम टू इट कॉपी? नो, लेट इट बी द पैरामीटराइज। तो जो काम कॉपी कंस्ट्रक्टर करता है वो काम मैं यहाँ पर भी कर सकता हूँ एज इट इज, उसी कंसेप्ट को फॉलो करके। बट जावा दोस्तों का नहीं, इसे कहो क्या, पैरामीटराइज ही। इसे एक्स्ट्रा नाम मत दो, क्योंकि अगर ये बिना पैरामीटर के बनता तो बात थी। तो इसीलिए उसने कहा कि नहीं भैया, मैं कॉपी कंस्ट्रक्टर को बनाओ, कॉपी करो ऑब्जेक्ट को, कोई दिक्कत नहीं है, पर इसको एक्स्ट्रा नाम मत दो। डोंट गिव अ न्यू नेम टू इट, कॉपी कंस्ट्रक्टर। अभी मेरी बात समझ में सबको अच्छे से? डन साहब। चलिए अब मैं इसको इम्प्लीमेंट करना आपको अच्छे से सिखा देता हूँ, ठीक। आगे की डेट से बना दिया है। चलिए साहब, इस प्रोग्राम की हमको आउटपुट बताइएगा, क्या आउटपुट आएगी? कोई दिक्कत है यार? इतना सिंपल का प्रोग्राम है, क्या हुआ? फंक्शन छोड़ तो का, अच्छा ओ मैंने गलती से डिस्प्ले कॉल कर दिया, तो क्या होगा? चल तो जाएगा ही, आउटपुट तो हेलो आई जाएगी, कोई दिक्कत है?
नहीं चलेगा फंक्शन? एक बार सोच ले, देख ले, सोच ले, कोई दिक्कत है इसको? चल जाना चाहिए, कोई दिक्कत है? क्या दिक्कत है? नहीं चलेगा फंक्शन? ये क्या बात कर रहे हो? हैं? क्या दिक्कत है? अगर शो बना दिया तो डिस्प्ले कॉल कर दिया तो चला देगा वो अपने आप शो ढूंढ लेगा? नहीं चलेगा। कितने लोग हैं इसके पक्ष में नहीं चलेगा? और कितने लोग हैं चलेगा? एक आदमी है, चल जाएगा। और कितने लोग हैं कहते हैं कुछ भी नहीं होगा? बीच के कितने लोग हैं? हाँ बेटा, कैसे चलेगा? ये सारे अगेंस्ट हैं तेरे, देख ले। ऐसा टेढ़ा जवाब दे, इनके मुंह पे पत्थर मार। इम्प्लिसिट कैसे? ऐसी जादू है? अंदर सूरदास को जितना डिस्प्ले लिखा है, क्या टीवी छोड़, सूरदास डिस्प्ले लिखा हुआ है कि वही तो कहीं भी गया चलेगा। ये तो बताऊँ कैसे? इनको जवाब दे, चलेगा कैसे? क्या हुआ? नहीं चलेगा? हार गया इनके सामने, हार जोड़ दिए तुमने इनके सामने। अरे डर गया इनसे, ज्यादा चिंता हो तो कुछ कहेंगे नहीं, मैं हूँ तेरे तरफ। तो हार गया, लड़का डर गया तुम सबसे भाई। वापस अपनी बात को ले गया। चलिए, हम नहीं चलेगा, नेचुरली नहीं चलेगा। मैं तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस चेक करना था, इनसे को दो चार को तो हिला दिया मैंने। अरे भैया कहाँ से कर जाएगा? सिंपल एरर आएगी, कैनॉट फाइंड सिंपल, सिंपल कंपाइलेशन एरर। और इस बात से ये चीज प्रूव हो जाती है कि जब भी कोई फंक्शन चलता है, कंपाइलर उसकी एक यूनिक एग्जिस्टेंस क्लास में चेक करता है, क्योंकि बाइंडिंग तो रन टाइम पे होती है, तो बाइंडिंग कंपाइल टाइम पे होने का तो सवाल ही पैदा नहीं उठता। पर डेटा यूनिक एग्जिस्टेंस तो चेक करेगा ना, और वो उसने चेक करी, उसे डिस्प्ले क्लास में नहीं मिला, और सिंपल सी उसने एरर फेंक दी, कैनॉट फाइंड सिंपल। बिल्कुल सही जवाब। ये क्या है? इससे पहले क्या है ना? इससे कंस्ट्रक्टर से पहले क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है ना? ये भी पक्की बात बेटा, डंडना डंडन है, लॉक कर दो। स्पेशल वाला फंक्शन है जिसको नाम आपने कंस्ट्रक्टर दिया। क्या ये यहाँ पे है? फिर कंपाइल कैसे हो रहा है? अगर मैं यहाँ डिस्प्ले लगा दूं, अगर मैं यहाँ शो लगा दूं, कहानी में ट्विस्ट। क्यों बच्चों? मैं लॉजिक के साथ बातें करता हूँ, इसलिए तो मैं समा बांध रहा था, मैं प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा था अपने क्वेश्चन को उठाने के लिए। पहले मैंने ये प्रूव किया कि जो भी फंक्शन कॉल होता है उसकी एक यूनिक एग्जिस्टेंस सेट की जाती है। मैंने शो कॉल किया, डिस्प्ले कॉल किया, उसने एरर फेंक दी। ये भी तो फंक्शन है ना, मानते हो ना? ये भी तो कॉल हो रहा है ना, ये तो बनाया ना हमने। फिर भी इसने कंपाइल कर दिया। कंपाइलर भेदभाव कर रहा है हमारे साथ, पक्षपात कर रहा है। इसको अलाउड, उसको नॉट अलाउड। क्यों भाई? है ना सोचने वाली बात, दिमाग वाली बात करता हूँ मैं, प्रैक्टिकल बात करता हूँ, है ना? इसे यहाँ एरर देनी चाहिए थी कंपाइलर को कि भाई देख, ये भी एक फंक्शन है, एक एग्जिस्टेंस चेक कर, है ना? लेकिन ये इसे कंपाइल कर देगा। आज से पहले हम 1000 क्लास बना के बेटे ये काम करते आए हैं कि नहीं करते आए? तो समथिंग इज हैपनिंग बिहाइंड द स्क्रीन जो हमें दिख नहीं रहा है, वही आपको मैं पढ़ाना भी चाहता हूँ बेटे, है ना? अब सुनिए, होता क्या है, उसके अंदर एक हार्ड कोड प्रिंसिपल बनाया गया है। एवरी क्लास मस्ट बी हैविंग अ कंस्ट्रक्टर। है ना? क्योंकि कंस्ट्रक्टर यहाँ पे ऑब्जेक्ट के क्रिएशन के काम भी आ रहा है, मेमोरी एलोकेट नहीं कर रहा, इंडिकेशन तो दे रहा है कितनी करनी है। जब ये क्लास में होगा ही नहीं तो इंडिकेशन कहां से दोगे, है ना? बट
अब ये उसने हार्डकोर रूल बना दिया, उसने कहा मुझे नहीं पता, मैंने लिख दिया है, अब लैंग्वेज इसे कैसे इम्प्लीमेंट करती है वो जाने, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मगर कोई भी क्लास बनेगी उसमें तो उसमें कंस्ट्रक्टर होना मैंडेटरी है। क्यों बनाया? क्योंकि इसका रूल है यहाँ पे, जब ये होगा नहीं तो कंपाइलर कंपाइल होने नहीं देगा। तो अगर हमने बना दिया देन इट्स फाइन, तो कोई दिक्कत नहीं, और हमने ना बनाया तो उस लैंग्वेज को फिर उसके अंदर एक अपने आप इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर डालना पड़ा, क्योंकि उसे फोर्स करता है। बस कहता है कि देयर वुड नॉट बी एनी क्लास व्हिच इज नॉट हैविंग अ कंस्ट्रक्टर। अगर यूजर ने बना दिया देन फाइन, कोई दिक्कत ही नहीं बनाया तो टेक्नोलॉजी को डालना पड़ेगा। अब टेक्नोलॉजी ने कैसे डाला ये बताता हूँ। जब हम जावा में कोई क्लास बनाते हैं तो आपका कंपाइलर चेक करता है उस क्लास को कंपाइल करते वक्त कि इज देयर एनी कंस्ट्रक्टर। अगर उसको कंस्ट्रक्टर मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं। इफ देयर इज नो कंस्ट्रक्टर इन योर क्लास देन वन default constructor is provided to your class via compiler itself। अगर आपकी क्लास के अंदर कोई भी बेटे कंस्ट्रक्टर नहीं होता है तो one default constructor is provided to your class by default। अरे मेरी बात समझ में, तो आपकी क्लास को एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करा दिया जाता है। अब ऐसा ही हुआ, जैसे उसने इसको कंपाइल करने गया, इसने देखा देयर इज नो कंस्ट्रक्टर, तो इसने एक कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट डाल के फिर उसकी मैचिंग चेक करके उसके बाद उसने क्या किया और उसको कंपाइल कर दिया। मैचिंग जरूर चेक करी उसने, ये पक्की बात है ना। अब मुझे ये कैसे पता लगा कि ये काम बेटा कंस्ट्रक्टर ने ही किया है? हाउ आई कम टू नो? भाई देखो ना, मैंने ना अपनी क्लास बनाई जावा, इसमें कंस्ट्रक्टर नहीं था, मैंने इसको कंपाइलर नाम के प्रोसेस को दिया, इसने बाहर निकाली एक डॉट क्लास, मैंने इसे डीकंपाइल खोल के देखा तो कंस्ट्रक्टर पड़ा हुआ था। सोचो, मैंने एक चीज बनाई, किसी प्रोसेस को दी, जब वो बाहर निकली तो इसमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा आ गई, तो किसने डाली? उस प्रोसेस ने डाली। और प्रोसेस कौन है वो? क्योंकि जेवीएम तक तो जाने ही नहीं दी, जेवीएम तक तो मैंने जाने ही नहीं दिया, मैंने तो डॉट क्लास फाइल को डीकंपाइल करके देख लिया। बेटा इसका मतलब ये काम किसने किया? नेचुरली कंपाइलर ने किया। मैंने किया नहीं था, कंपाइलर करेगा नहीं तो कोई भूत तो डालेंगे नहीं इसके अंदर, है ना। तो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मेरे बच्चों अपने आप ऑटोमेटिकली आपकी क्लास में डाल दिया जाता है, बट कंडीशन सप्लाई। कंडीशन क्या है? आपकी क्लास में कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं होना चाहिए, अगर है तो भी डालेगा। हाँ, पहले बता दूं, प्रूव करके दिखा रही हूं। मैंने अपनी क्लास में एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बना दिया साहब, बना दिया तो बना दिया। अब उसका ऑब्जेक्ट किससे बनाने की कोशिश करूंगा जरा? बोलो वो कौन सा कंस्ट्रक्टर है? बोलो। और यहाँ कौन सा? तो उसकी मैचिंग चेक करेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर जरूर है भैया कंपाइलर का, मैचिंग तो चेक करेगा ही। क्या मिलेगी? है ना। और खुद डाल नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी एक है, and it's a compilation error. It's a compilation error. वो कहेगा this symbol cannot be found. Cannot find this symbol. पहलवान तेरा चार्जर दियो बताइए। ठीक, आगे कहानी समझ में कि बच्चों ये बात यहाँ से तय हो जाती है कि आप जिस टाइप का जो भी फंक्शन कॉल कर रहे हो
आपका कंपाइलर उसकी एक यूनिक एग्जिस्टेंस हर हालत में उस क्लास में चेक करता है। ये बात प्रूव हो गई क्या नहीं होगी? इज इट क्लियर? तो हमारी क्लास में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आता है, लेकिन तब जब कोई भी ना हो। करेक्ट? कोई दिक्कत वाली बात है? क्या क्या दोबारा बोलो? है? हाँ, क्यों दे? आपकी इच्छा है, इसका मतलब आप डिफॉल्ट से बनाना नहीं चाहते हैं। क्यों दे वो आपको नेसेसरी? फालतू में एक्स्ट्रा कोड लेके चले? भैया अगर आपको डिफॉल्ट चाहिए ही होता तो आप खुद नहीं बना सकते थे। इसका मतलब आप डिफॉल्ट चाहते नहीं, तो वो क्यों डाल के दे फालतू में? क्यों डाल के दे? चाहिए क्यों? तो ये बताओ। तुम्हें चाहिए खुद बना लो ना, बना किया उसने। इसका मतलब प्रोग्रामर्स डज नॉट वांट, इसलिए उसने मना किया। भैया तुझे चाहिए तो डालने, अगर कोई नहीं है तो मुझे रूल के थ्रू मजबूर होकर डालना पड़ रहा है। क्योंकि मैं अगर वहां, अगर सोचो वहां कंपाइलर नहीं डालता, वहां पे अगर कंस्ट्रक्टर कंपाइलर के थ्रू ना डलवाया जाता तो हर बार फिर तो यूजर के ऊपर बम फूट जाता। उसे हर बार अपनी क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाना मैंडेटरी हो जाता, क्योंकि कंपाइलर जान ले लेता। मैं फंक्शन कॉल करता, कंपाइलर कहता है ऐसा कोई मैचिंग है नहीं, तो बम किस पे फूटता? हम जैसे प्रोग्रामर थे। अगर सोचो मेरे बच्चों, अगर इसमें इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर नहीं आता तो कंपाइलर मैचिंग चेक करता, उसको मिलता नहीं, क्या फेंकता? एरर। इसका मतलब फिर क्या होता? Whenever we create a class, we have to give the constructor। हमारे ऊपर बम फूट जाता। और उन्होंने कहा तो प्रोग्रामर इरिटेट हो जाएगा, कहा मुझे जरूरत ही नहीं है, मेरे को कुछ इनिशियलाइज नहीं करना, मैं वो वाले वेक्टर बनाना, मैं बनाऊँ कर सकता हूँ। इसीलिए उन्होंने ये फैसिलिटी दी, जिससे कि प्रोग्रामर्स के ऊपर बम ना फूटे, क्योंकि कंपाइलर नहीं छोड़ेगा। जो फंक्शन कॉल करोगे वो तो मैचिंग चेक करेगा ही करेगा। आगे मेरी बात करते सबको अच्छे से। इसलिए उन्होंने इम्प्लिसिट डाल के दे दिया। इसलिए जावा ने भी रूल बनाया, कोर्स बनाने वालों ने इसीलिए रूल बनाया कि जिससे कि प्रोग्रामर्स को हर क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाने की जरूरत ना पड़े। ठीक, चलिए साहब। हाँ हाँ साहब, बिल्कुल। रेफरेंस आईडी भी, पूरी रेफरेंस आईडी टी को भी दे दिया जाता है। जो न्यू ने इसमें पास किया उसी को टी को दे दिया गया, उससे रिटर्न करा के। हाँ, जब टी लोग शुरू चलाएंगे तो यही टी इसमें भी पास कर दिया जाएगा। मतलब समझा नहीं मैं क्या? हाँ स्पेस है ये। हाँ हाँ हाँ, है? तो किसने कहा कि ये रेफरेंस आईडी से चल रहा है? हमने कहा रेफरेंस आईडी पास हो रहा है। अगर ये प्रूव हो जाएगी रेफरेंस आईडी से चलता है तो मैं जीतना चाहूं दुनिया के सामने कि इसे नॉन स्टैटिक फंक्शन। क्यों? मैं क्यों चुप बैठ गया हूं? इसीलिए तो क्योंकि आई एम नॉट श्योर कि ये किससे चल रहा है। अगर ये डॉट लगा के चलता होता तो फिर तो मैं राजा बाबू था। इसका मतलब ये डॉट लगा के उससे ना चल रहा है, ये अपने आप ही कहीं जादू से चला रहा है, जिसकी वजह से प्रेडिक्शन हो रहा है कि स्टैटिक है। इसमें सिर्फ रेफरेंस आईडी क्या किया जा रहा है? पास किया जा रहा है। चलाया कैसे जा रहा है? नोबडी नोस, क्योंकि ये बिना रेफरेंस आईडी के चल रहा है, इसलिए हमें लग रहा है इट्स स्टैटिक। क्योंकि इसमें दिशा रहा है इसलिए हमें लग रहा है इट्स। यही तो दिक्कत है बेटे। अगर ये चलता है, डॉट लगा के चलता होता, फिर तो जीत गए थे, फिर तो खिलाफत है, फिर तो एक मिनट में प्रूव कर दिया क्या कि कंस्ट्रक्टर्स आर। दैट इज द पॉइंट, दैट इज द पॉइंट। चलिए आगे चलते हैं। हाँ है, मैथड है ना, कहाँ मिलेगा? हाँ खुद ही बोलते हैं, पूछता खुद ही आ देगा। चलता है नहीं जो भी कंस्ट्रक्ट, उसमें कुछ लिखा ही नहीं, खाली है वो। उसमें कुछ लिखा हुआ आगे बताऊंगा। भैया जितने भी क्लास में मेथड बनेंगे सबको मेमोरी कहाँ मिलेगी? मेथड एरिया में बेटा, नेचुरली। चलिए, क्योंकि कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन है एंड फंक्शन कैन बी ओवरलोडेड, सो दे कैन बी ओवरलोडेड, है ना। हम कंस्ट्रक्टर को भी ओवरलोड कर सकते हैं। ठीक,
तो आप एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर, जैसे इसमें मैंने ये तो बना ही दिया, लेट्स मेक इट वन मोर। है ना? अब ये प्रोग्राम चल जाएगा क्योंकि इसे कौन सा वाला मिल जाएगा, डिफॉल्ट वाला। और देखो ये ओवरलोड हो गए, आज फिर प्रूव हो गया कि कंस्ट्रक्ट किसी भी फंक्शन को ओवरलोड करने में रिटर्न टाइप का हाथ होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ तो रिटर्न टाइप है ही नहीं, उसके बावजूद भी ओवरलोड हो रहे हैं। मैंने बताया था लास्ट क्लास में, इसका मतलब बेटा ओवरलोडिंग में सिर्फ और सिर्फ किसका हाथ है, आर्गुमेंट, दैट्स ऑल। अगर रिटर्न टाइप का जरा सा भी रूल होता किसके अंदर, फंक्शन को ओवरलोड में करने में, तो कंस्ट्रक्टर कभी भी ओवरलोड नहीं होते। लेकिन आप क्या, बहुत सारे कंस्ट्रक्टर अपनी क्लास में कभी नहीं बना पाते, so they can be overloaded. बताइए साहब, कोई दिक्कत वाली बात आती है मेरी बात समझ? सो दे कैन बी ओवरलोडेड, कोई दिक्कत नहीं है। आप बेटे जितने मर्जी चाहे कंस्ट्रक्टर बनाओ, नो डाउट अबाउट इट। बस वही रूल किसका याद रखना, ओवरलोडिंग में याद रखना, या तो उसके नंबर ऑफ आर्गुमेंट वेरी करा देना या उनके डेटा टाइप वेरी करा देना। दोनों में से एक काम तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है? आती है मेरी बात समझ सबको अच्छे से? चलिए आगे बढ़ते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर बच्चों। बताइए अब इस प्रोग्राम की क्या आउटपुट होगी? बोलिए बोलिए, इस प्रोग्राम की क्या आउटपुट होगी? डिफॉल्ट है ना? नहीं नीचे देखा क्यों? नेचुरली मिलने चाहिए। मैंने कहा था कि जब भी कोई फंक्शन कॉल होता है, जितना हिस्सा कॉल होता है उतना हिस्सा चेक किया जाता है। रिटर्न टाइप से तो कोई मतलब ही नहीं ना उसका। तो मैंने लिखा टेम्प, और वहां पे भी टेम्प और यहाँ पे भी टेम्प, उससे दो एक साथ टेम्प मिल गए। सरेआम एम्बिग्यूटी है इसमें, तो किसी बात की कोई डाउट ही नहीं है। क्या आनी चाहिए? सिंपल एरर आनी चाहिए, मगर जालिम आती नहीं, तभी तो क्वेश्चन बना है। आती तो मैं क्यों पूछता, आती तो मैं क्यों पूछता। कहानी में ट्विस्ट। नेचुरली बेटा इट्स अ बिग इंटरव्यू क्वेश्चन, और बच्चे यहाँ पे गड़बड़ा जाते हैं, है ना?
आनी चाहिए। हमारे रूल, आप बिल्कुल अपने रूल के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इट शुड कम बट इट वोंट कम। व्हाई? ये 100% डिफॉल्ट प्रिंट कर जाता है। तो इसने कैसे डिफरेंशिएट कर लिया, इसने एरर क्यों नहीं दी? कलर वाली नहीं, शांत शांत शांत, एक्साइटेड मत हो, नहीं दे पाएगा तो आंसर। है ही नहीं स्टैटिक तो ये आपको आउटपुट दे देगा 100% क्या? डिफॉल्ट 100%। ठीक, बात मत करो। हाँ जी, आप कुछ रोशनी डालना चाहेंगे? इसे कैसे पता लगा? एरर क्यों नहीं दे देता? कंस्ट्रक्टर का तो रिटर्न टाइप होता नहीं, इसे कैसे पता लगा? हाँ, तो एरर क्यों नहीं दे रहा? क्यों? तो इसने डिफरेंशिएट कैसे कर लिया? 2 मेंबर फंक्शन बना के सेम बना लो तब तो नहीं आना देता। तो डिफरेंशिएट कैसे कर गया? मान लिया मेंबर फंक्शन, तुम्हें क्या लगना था, डिटो 2 बना ले तब तो ना देता, तब तो दे यार। अब कैसे दोनों में डिफरेंस पता लगा लिया इसने, तब तो ना पता लगाता। क्यों? ये बता ही बोल। हाँ मत बोल। अब बताओ, मान लिया फंक्शन है तो फिर तो 2 फंक्शन बना दो, उसमें तो एरर दे देगा। कंस्ट्रक्टर भी तो फंक्शन, उसमें तो ना दे दे तो क्या होगा? तुमने कहा वो फंक्शन है, मान लिया मैं 2 वर्ष बना दूं, खाली से चलाऊं, एरर आ गया ना। ये भी तो फंक्शन है टाइम टाइम। और कॉलिंग टाइम पे क्या यूज किया? केवल फंक्शन का नाम, रिटर्न टाइम तो दिया ही नहीं हमने कहीं भी। फिर उसने एम्बिग्यूटी को ना फेंक की, वर्ड दे दो तो फेंकते हुए। मैं तो रूल से बात करता हूँ, प्रैक्टिकल चीजें बात करता हूँ। इसका मतलब इसने कुछ लॉजिक लगाया जिसकी वजह से वो इस वाले टर्म को यूनिकली आइडेंटिफाइड कर गया और उसे एम्बिग्यूटी नजर नहीं आई। कुछ तो लॉजिक लगाया, वो लॉजिक तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर इंटरनली कंपाइलर ने क्या सोचा होगा अपने दिमाग में, जिसको सोच के उसने इसे कंपाइल भी किया और चला भी दिया। अगर मैं यहाँ पे 2 शॉप बना दूं, वर्ड शो, तो कंपाइलर फॉरन एरर फेंक देता है। तो कंपाइलर ने डिफरेंशिएट क्या सोच के किया, ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ बेटा। यही तो क्वेश्चन है, इसलिए तो इंटरव्यू में पूछा जाता है। हमको लगता है एरर आएगी, ठीक है, मैं बताता हूं। कंपाइलर ये भली बात ही जानता है कि अगर न्यू ऑपरेटर के सामने कोई फंक्शन कॉल हुआ है तो उसे उस फंक्शन को क्लास में ढूंढना है और उस फंक्शन को ऐसा क्लास में ढूंढना है जिसका रिटर्न टाइप नहीं होना चाहिए। That's it. उसने उतना ही हिस्सा यूनिक ढूंढा क्योंकि उसे पता है ये किसके सामने लिखा हुआ है, न्यू ऑपरेटर के सामने लिखा हुआ है। बस इसी वजह से वो जज कर पाया, ओके न्यू ऑपरेटर के बाद फंक्शन है, मतलब मुझे एज इट इज एक फंक्शन क्लास में ढूंढना है जिसका रिटर्न टाइप नहीं होना चाहिए। तो उसे मिल गया, उसने आंख बंद करके चला दिया। अब दोनों चलेंगे। अब उसने देखा कि डॉट ऑपरेटर से फंक्शन चल रहा है, उसके कान खड़े हो गए, मुझे अब एक ऐसा फंक्शन ढूंढना है जिसका रिटर्न टाइप होना मैंडेटरी है। उसे वो भी मिल गया, उसे वो भी मिल गया और उसने दोनों आंख बंद करके चला दिए। तो इसकी कॉलिंग पोजीशन से वो जज कर गया था कि विच फंक्शन इट हैज टू कॉल। आगे मेरी बात समझ में? इसीलिए देखो एरर नहीं आई, दोनों चला गया मस्त। इसलिए तो एक कॉन्सेप्ट उठा। ठीक है, आगे कहानी समझ में सबको अच्छे से। अब हम आपको बताते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर की कहानी। हम उसे कॉपी कहते नहीं पर बना सकते हैं जावा में। गेटिंग माय पॉइंट? मैं आपको वो बना के दिखाता हूँ, फिर कंस्ट्रक्टर में आएगा कंस्ट्रक्टर चेनिंग और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो कौन बताएगा कॉपी कंस्ट्रक्टर? बताओ बच्चों, बताओ कॉपी क्या है?
बनाते क्यों है बेटा, ये कॉन्सेप्ट क्यों आया? वो तो मैंने ही पहले बोल दिया, ये मेरी वक्त भी रिपीट कर रहा हूँ। वाई क्या पूछ रहा हूँ, वाई हाउ मैं करके दिखाऊंगा। मैं तो दो ही चीजें उठाता हूँ, वाई या हाउ। ये कॉपी कंस्ट्रक्टर नाम का कॉन्सेप्ट आया तो क्यों आया, और फिर इसे इम्प्लीमेंट कैसे किया गया। इम्प्लीमेंट करना तो मैं कोड लिख के बता ही दूंगा 2 मिनट में, पहले कॉन्सेप्ट तो बताऊं। फ्यूचर में कभी आपको बनाना पड़ जाए तो आपको पता तो हो किस सिचुएशन में कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाने चाहिए। बनाना आता पर ये नहीं पता बनाएगा तो क्या करोगे उसका, है ना। क्लाइंट ने कोई काम दिया, आपको ये नहीं पता, क्लाइंट कह दे भैया मेरा काम कॉपी कंस्ट्रक्टर करिए, तो कर दोगे, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाना आता है, क्या क्लाइंट ऐसा कहेगा? वो तो सिर्फ काम देगा और आपको उस काम को मैच करना होगा। ओ यार ये काम कुछ कुछ ऐसा है जैसे कॉपी कंस्ट्रक्टर जिसके लिए बनाया गया, तो क्यों ना यहाँ पे क्या बनाया जाए। नेचुरली आपको पता होना चाहिए ना एडवांटेज, फायदा। ये टॉपिक बना तो क्यों बना। इम्प्लीमेंटेशन तो हर जगह मिल जाएगा, बुक्स में, गूगल लिस्ट सबके पास है, उसकी कोई टेंशन नहीं। बताइए साहब कॉपी कंस्ट्रक्टर क्यों बनाया जाता है? कोई नहीं है बना, सबने पढ़ाया जाली में उसकी सी क्लास में, सब सी क्लास के अंदर कर रहे हैं। चलिए मैं बताता हूँ। कॉपी कंस्ट्रक्टर का पर्पस होता है कि whenever we create a new object, we want the value data member जो इस ऑब्जेक्ट के हैं, what we wanted the data members के क्या कहते हैं, हम कह सकते हैं data member of this object, the value of the data member of this object should be copied from an existing object। हम ये चाहते हैं कि जैसे ही एक नया ऑब्जेक्ट बने उसके डेटा मेंबर्स में किसी एक एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर की वैल्यू कॉपी हो जाए, जिससे कि वो उसका एक डुप्लीकेट बन जाए। क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर में सेम आ गया, वैल्यू आ गई, तो दोनों कैसे हो गए, कॉपी हो गए, वो उसकी कॉपी हो गई, है ना। तो वी वांटेड टू क्रिएट द डुप्लीकेट कॉपी ऑफ अ सम एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट बना रखा है हमारे पास, उसके डेटा मेंबर में एक वैल्यू है। नाउ व्हाट वी वांटेड, व्हेनेवर वी क्रिएट द न्यू ऑब्जेक्ट, the data member value of one existing object should be copied into the data member of new object। That is the thing, जिससे कि वो उसकी डुप्लीकेट कॉपी कहलाएगा। हम चाहते हैं ओरिजिनल ऑब्जेक्ट बना लिया, उसको ना छोड़ें, डुप्लीकेट बना के लोगों को सेवा करने के लिए देते रहे, तो इसमें चेंज मार दो अपने हिसाब से, ओरिजिनल को छूने नहीं दूंगा। एंड दैट इज द वन, है ना साहब। अब इसे करते कैसे हैं, जरा हम इसके इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आ जाते हैं। ठीक, तो एक एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट की डुप्लीकेट कॉपी तैयार करने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है बच्चों, देखो कैसे बनाते हैं इसको।
हो गया बालकों, समझाऊं? कॉपी हो गया? चलिए बच्चों देखिए, नेचुरली इस क्लास में मेन है तो कहाँ से कहानी शुरू होगी? मेन से। आपके सामने हमने एक T1 नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, यानी कि ऑब्जेक्ट बनाया, उसका रेफरेंस किसमें डाल दिया? T1 में। तो मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट बना बैठे, हमने कौन सा कंस्ट्रक्टर यूज किया? पहला वाला। इस वाले 10 की वैल्यू किसमें जाएगी? x में, 220 y में, और साथ में कॉमा लगा के क्या जाएगा? दिस, और दिस किसको एक्सेस करेगा? ऊपर वाले डेटा मेंबर को। तो दिस डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स, दिस डॉट वाई इज इक्वल टू वाई, यानी कि इन दोनों एक्स वाई में क्या आ गया? अब मैं जानबूझ के डेटा शेडोइंग करता हूँ जिससे आपको दिस यूज करने की आदत पड़ जाए बेटा, भूल ना जाओ इसे, कोई दिक्कत वाली बात। उसके बाद मैंने शो चलाया, तो नेक्स्ट T1 डॉट शो चलाऊंगा तो यही रेफरेंस दिस के रूप में जाएगा, वही दिस डॉट एक्स, दिस डॉट वाई प्रिंट हो जाएंगे किसके अंदर? शो के अंदर। ये दोनों वैल्यू आ गई। देन आई क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो, अगर t की वैल्यू है 1001, इट्स ए होल्डिंग ए रेफरेंस आईडी, तो मैंने T1 पास कर दिया एक फंक्शन के अंदर, कंस्ट्रक्टर इज अ काइंड ऑफ फंक्शन, तो ये रेफरेंस किस में आ गया? जेड। इसका मतलब जेड भी किसको एक्सेस कर रहा है? कर रहा है कि नहीं कर रहा? वही वाली कहानी बेटे जो हमने लास्ट टाइम आपको समझाई थी, गेटिंग माय पॉइंट? तो जेड डॉट एक्स बेटे यहाँ आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। अब जब न्यू करेंगे तो दिस में क्या जाएगा? एक और कॉमा लगा के दिस तो जाएगा ही, और दिस डॉट एक्स का मतलब क्या है? ये वाला एक्स जो नया पैदा हुआ है, तो दिस डॉट एक्स में किसकी वैल्यू आ गई? दिस डॉट वाई में किसकी वैल्यू आ गई? हो गया हमारा काम? हो गया क्या नहीं हो गया? और चाहे तो यहाँ दिस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जो डिफरेंशिएट करने के लिए लगा दिया है, इम्प्लिसिट किससे एक्सेस होगा? दिस से ही होगा। लगाने से थोड़ा समझ में आ गया कि दिस का मतलब करंट ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर, और जेड का मतलब एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर। हो गई ना कॉपी? जैसी ऑब्जेक्ट पैदा हुआ T2, उसके डेटा मेंबर में T1 की वैल्यू आ गई, और आते ही मैंने T2 डॉट शो चलाया तो क्या वैल्यू प्रिंट करेगा? 10 and 20। ठीक है बच्चों, आ गई मेरी कहानी समझ में सबको अच्छे से? एंड दैट इज व्हाट कॉपी कंस्ट्रक्टर। क्या हुआ? सो क्यों रहे हो? पकड़ लिया, एक झपकी ले ली लड़की ने, चोरी चोरी चुपके चुपके। नींद आ गई? तुमने किसी किनारे पे नहीं बिठाऊंगा, किनारे वाले विकेट गिर जाते हैं अक्सर, यहाँ वाले भी सारा मिला मिला के AC तो चलेगा है, किनारे वाले विकेट बहुत गिर रहे हैं। चलिए, ये कहानी समझ में आ गया। अब कंस्ट्रक्टर के अंदर लास्ट चीज रहती है, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर चेन। कंस्ट्रक्टर की एक चेन बनाना, ठीक, हम कंस्ट्रक्टर की चेन बनाएंगे कैसे अभी बताते हैं। पहले वाई के बाद हाउ। चलिए साहब, हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टर की चेनिंग। चेनिंग का मतलब बेटा, यहां से मैं किसी भी एक कंस्ट्रक्टर को यूज करके ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, वो कंस्ट्रक्ट लेगा, उसके अंदर से एक और कॉल कर दूंगा, वो चलेगा, उसके अंदर से एक और कॉल कर दूंगा, उसके अंदर तो क्या बना दूंगा उनकी, ऑब्जेक्ट एक क्रिएट होगा, कंस्ट्रक्टर 10 चला दूंगा। ऑब्जेक्ट मेमोरी में एक ही है, माइंडेड। हाँ, कंस्ट्रक्टर 10 चलेंगे पर ऑब्जेक्ट एक होगा, एक के अंदर से एक कॉल कर दूंगा, और उनकी के बना दूंगा लंबी चौड़ी, चेन बना दूंगा। कैसे बनाऊंगा वो छोड़ो, क्यों बनाऊंगा पहले ये देखो। इसे तो चेनिंग कहते हैं बेटे, बन जाएगी चेन आसानी से। तो हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, दैट इज द कॉन्सेप्ट। बता देता हूँ, सिंपल सा आंसर है। सपोज मैंने आपको एक टास्क दिया, मैंने आपसे कहा एक कंस्ट्रक्टर बनाओ जिसमें एक 20 लाइन का GUI बनाना है, डाटाबेस कनेक्शन करना है, 20 लाइन उसकी चाहिए, नेटवर्क से डेटा उठाना है 10-25 लाइन उसकी चाहिए, है ना, फाइल से डेटा रीड करना है 10 लाइन उसकी चाहिए। मैंने कहा सारे काम, मैंने आपको 5-7 काम बता दिए जो मैं हर ऑब्जेक्ट पे करना चाहता हूँ, और एक काम को करने के लिए 25-30 लाइन का कोड लगता है, तो 7 काम करने के लिए कितना हो गया, 7 की 21, कितनी लाइन का हो गया कोड।
210 लाइन का एक कंस्ट्रक्टर बन गया एंड इट विल बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड, है ना। उसको डीबग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कहीं अगर डाटाबेस की वजह से एरर आ गई, घूमते रहोगे, या डाटाबेस की है, नेटवर्क की वजह से आई है, इस होगी, क्योंकि सारा सारा एक ही जगह पर है, बहुत टच हो गया है, हो गया नहीं हो गया है, तो क्यों ना इन चीजों को कैटेगराइज कर दिया जाए, काम आसान हो जाएगा। मैंने 7 काम को 7 कंस्ट्रक्टर में डाल दिया। एक कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें JDBC का कोड लिख दिया, एक में डेटाबेस, एक में GUI वाला, एक में नेटवर्क वाला, एक में फलाना, है ना। और उन्हें जिस ऑर्डर में सिंगल कंस्ट्रक्टर में लिखा था उसी ऑर्डर में उन्हें कॉल करा दिया, उनकी क्या बना दी, चेन बना दी। तो मेरी चीजें बड़ी आसानी से कैटेगराइज हो गई कि नहीं हो गई? हमारी चीजें आसानी से क्या हो गई, कैटेगराइज हो गई। अब हमें सारा हॉट करके एक जैसी खिचड़ी बनाने की जरूरत नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट। और उससे एक फायदा और मिल गया, अगर केवल मुझे एक कंस्ट्रक्टर ऐसा चाहिए था जिसमें JDBC कोड चाहिए, वो भी इंडिविजुअल है, उसको इंडिविजुअल भी यूज किया जा सकता था। दैट इज द एडवांटेज है ना। अगर मुझे खाली एक ऐसा कंस्ट्रक्टर चाहिए जिसमें केवल GUI बनाना है, तो वो इंडिपेंडेंट है ना, वरना क्या करना पड़ता, सारा पहले तो शासो एक बनाओ और फिर सबके अलग अलग भी बनाओ। बेटर है इनको क्या कर दो आपस में, जरूरत पड़ी तो चेन बना दी, नहीं तो इंडिविजुअल भी यूज कर सकते हैं। ये भी काम किया जा सकता था, लेकिन मेन एडवांटेज वही है, चीजों को क्या करना, कैटेगराइज करना। हम इंडिविजुअल के लिए कभी यूज ही नहीं करते, क्योंकि जब एक को दूसरे से कॉल करेंगे तो जब वो इंडिविजुअल चलेगा तो वो किसी और को कॉल कर देगा, इसलिए हम वो वाली चीज कभी यूज नहीं करते। इसका मेन एक ही एडवांटेज है, चीजों को क्या करना, अपने कैटेगराइज कर दो, डिफरेंट कंस्ट्रक्टर के अंदर उन्हें डाल दो, उन्हें उस चेन में कॉल कर दो जिस चेन में आप उन्हें यूज करना चाहते हैं। एंड दैट इज द यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर चेनिंग। अभी लास्ट में फायदा हो जाएगा। इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, क्योंकि इसकी तो अभी कहानी है, सीखना है कैसे। ठीक, एंड देन नेक्स्ट क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट होगी हमारी। हम पढ़ेंगे एक इनिट ब्लॉक, एक स्टैटिक ब्लॉक, वेरी इंपॉर्टेंट। उम्मीद है शायद मंडे या ट्यूसडे से हम आपको रेगुलर कर देंगे। आपका टाइम 3 से 4:30 हो जाएगा। संडे को क्या करना जो रेगुलर हो गया, 3 से 4:30 होगा, नहीं हो सकता।